अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से सैन्य कार्रवाई की धमकी देने के बाद कांग्रेस में राजनीतिक एकता देखने को मिली, जब डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना और रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान एक साथ बैठे और उन्होंने मिलकर वॉर पावर्स एक्ट के तहत एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की ताकि ईरान पर किसी भी अमेरिकी हमले से पहले कांग्रेस में बहस और मतदान कंपलसरी हो। 1973 का वॉर पावर्स एक्ट कहता है कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के राष्ट्रपति युद्ध नहीं छोड़ सकता, लेकिन 9/11 के बाद से व्हाइट हाउस ने कई देशों में बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के हवाई हमले किए हैं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान पर हमले की संभावना 90% तक है, जिस पर खन्ना और मैसी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डालने से पहले कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। हालांकि अब खबरें हैं कि डेमोक्रेटिक नेतृत्व इस मतदान को टालने की कोशिश कर रहा है। सीनेट के डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और प्रशासन को अमेरिकी जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय गतिविधियों का सामना मजबूती से करना होगा, जिससे संकेत मिलता है कि सीमित सैन्य कार्रवाई का समर्थन भी संभव है। दूसरी ओर ईरान ने कहा है कि वे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन समझौते को प्राथमिकता देता है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और किसी नए युद्ध का राजनीतिक असर भारी पड़ सकता है। याद रहे कि 2020 में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी कांग्रेस ने ट्रंप की कुछ शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन ट्रंप ने उसे वीटो कर दिया था। ईरान ने संभावित अमेरिकी हमले की आशंका के बीच फारस की खाड़ी में तेल लोडिंग को तेज कर दिया है और फरवरी के मध्य में खार्क द्वीप से लगभग 20.1 मिलियन बैरल तेल टैंकरों पर चढ़ाया गया, जो रोजाना 3 मिलियन बैरल से अधिक है और जनवरी की समान अवधि की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है, जबकि पिछले 3 महीनों का औसत लगभग 1.54 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। खार्क द्वीप से ईरान के करीब 90% तेल का निर्यात होता है और ये स्थान हमले की स्थिति में अधिक संवेदनशील माना जाता है। इसलिए ईरान तेल को तेजी से जहाज़ों पर लोड करके विदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने भी एहतियाती प्लान के तहत उत्पादन और निर्यात को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ताकि अगर ईरान पर अमेरिकी हमले से आपूर्ति बाधित हो तो बाजार में कमी न आए। इसी बीच बहुत बड़े तेल टैंकरों यानी VLCC को किराए पर लेने की लागत साल की शुरुआत से 3 गुना बढ़कर 1.7 लाख डॉलर प्रतिदिन से ऊपर पहुंच गई है, जो इस बात का संकेत है कि समुद्र में ज्यादा कच्चा तेल भेजा जा रहा है। बढ़ते तनाव के बीच ब्रेड क्रूड की कीमत भी लगभग $70 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी से ईरान पर हमले की धमकियां दी हैं और क्षेत्र में 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है, जिसमें 2 विमान वाहक पोत और कई F-35, F-16 और F-15 लड़ाकू विमान शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका ने इस सप्ताह F-22 रैप्टर जैसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट भी इजराइल भेजे हैं, जो आमतौर पर शांति काल में विदेश तैनात नहीं किए जाते हैं। यह पूरा घटनाक्रम संकेत देता है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और तेल बाजार किसी भी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार हो। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ संवाद का रास्ता लगभग बंद करते हुए कहा कि उनकी सेना जरूरत पड़ने पर दक्षिण कोरिया को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। वहीं अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर उन्होंने संकेत दिया है कि अगर वॉशिंगटन प्योंगयांग के प्रति अपनी शांतिपूर्ण नीति छोड़ दे और उत्तर कोरिया की संवैधानिक परमाणु शक्ति की स्थिति का सम्मान करे तो दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं। सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की महत्वपूर्ण बैठकों के समापन पर किम ने नए हथियार प्रणालियों के विकास का आह्वान किया है और पानी के भीतर से दागी जा सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों तथा दक्षिण कोरिया को निशाना बनाने में कैपेबल सामरिक परमाणु हथियारों के विस्तार की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हाल के वर्षों में परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम की तेज प्रगति ने देश की परमाणु शक्ति की स्थिति को स्थायी बना दिया है और यह देश की सुरक्षा की गारंटी है। राजधानी प्योंगयांग में पार्टी कांग्रेस के समापन पर सैन्य
परेड आयोजित की गई, जिसमें हजारों प्रतिनिधि शामिल हुए और किम अपनी बेटी किम जू ए के साथ किम एल सुंग स्क्वायर में मौजूद रहे। परेड में सैनिकों की टुकड़ियां, विशेष युद्धक पोशाक पहने दस्ते और लड़ाकू विमानों की फ्लाइट पास्ट दिखाई गई, जबकि सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। किम की बेटी की सार्वजनिक मौजूदगी ने उनके संभावित उत्तराधिकारी बनाए जाने को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया है। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ सख्त रुख और परमाणु क्षमता के विस्तार का संदेश दिया है, जबकि अमेरिका के साथ संबंधों में नरमी की शर्त शांतिपूर्ण नीति खत्म करने पर रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के दौरान विरोध करने वाली डेमोक्रेट सांसद इल्हान ओमर और राशिदा तलाइब पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें वही वापस भेज देना चाहिए जहां से वह आई हैं। भाषण के दौरान जब ट्रंप अपनी इमिग्रेशन नीति और सख्त कार्रवाई की तारीफ कर रहे थे, तब दोनों सांसदों ने विरोध जताते हुए उन पर अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। बाद में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों को भ्रष्ट और देश के लिए नुकसानदायक बताते हुए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। इल्हान ओमर ने जवाब में कहा कि उन्होंने वही कहा जो जरूरी था और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण उनके क्षेत्र के 2 लोगों की मौत हुई थी। राशिदा तलाइब ने भी ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वे 2 मुस्लिम महिलाओं की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान एक अन्य डेमोक्रेट सांसद अल ग्रीन को भी संसद से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वह नस्लवाद के विरोध में पोस्टर दिखा रहा था। ये पूरा घटनाक्रम अमेरिका में बढ़ते राजनीतिक तनाव और नस्लीय धार्मिक मुद्दों पर गहराते विभाजन को दिखाता है, खासकर ऐसे समय में जब देश मिड टर्म चुनावों की ओर बढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद केनेस्ट में एक बेहद अहम और प्रतीकात्मक भाषण दिया है, जहां उनका असाधारण स्वागत हुआ और सांसदों ने खड़े होकर बाकायदा मोदी मोदी के नारे लगाए। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि भारत और इजराइल के रिश्ते अब केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि एक गहरे रणनीतिक और राजनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। अपने संबोधन की शुरुआत में मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे बर्बर आतंकी हमला बताया। उन्होंने कहा कि वे 1.4 अरब भारतीयों का संदेश लेकर आए हैं और भारत हर मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है और कहा है कि भारत इजराइल के दर्द और शोक को महसूस करता है। उनके इन शब्दों पर सदन में बार बार तालियां बजाई गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मोदी को अपना भाई बताया और कहा कि 7 अक्टूबर के बाद समर्थन देने वाले पहले नेताओं में मोदी शामिल थे और इजराइल इस समर्थन को कभी नहीं भूलेगा। मोदी ने अपने भाषण में गजा में हुई भारी तबाही और बड़ी संख्या में हुई मौतों का सीधा उल्लेख नहीं किया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुरक्षा परिषद शांति पहल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत एक न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान चाहता है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान भी शामिल हो। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने पर जोर दिया गया। रक्षा क्षेत्र में साझेदारी पहले से मजबूत हुई और अब कृषि, तकनीक और व्यापार में भी तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फिर से शुरू हुई है और कहा गया है कि इससे दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के व्यापार को और बढ़ाया जाएगा। इजरायली मीडिया ने भी इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया और भारत को शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकता देने की मांग की। इजराइल के संसद यानी केनेस्ट भवन को भारतीय तिरंगे की से रोशन किया गया, जो इस संबंध की प्रतीकात्मक मजबूती को दिखाता है। जानकारों का यह भी मानना है कि इजराइल पश्चिमी देशों से इतर नए मजबूत साझेदारों की तलाश में है और भारत एक बड़ी उभरती शक्ति के रूप में उसके लिए अहम सहयोगी बनकर उभरा है। वहीं भारत में मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है और इस साझेदारी के जरिए तकनीकी, सैन्य और आर्थिक लाभ हासिल करना चाहता है। मोदी ने अपने भाषण में दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराने संबंधों का उल्लेख भी किया है और कहा है कि ये रिश्ता इतिहास, भरोसे और साझा हितों पर आधारित है।
कुल मिलाकर यह दौरा दिखाता है कि भारत और इजराइल के रिश्ते अब पहले से कहीं अधिक गहरे, खुले और रणनीतिक हो चुके हैं और दोनों देश बदलते वैश्विक और सैन्य समीकरणों के बीच एक दूसरे को महत्वपूर्ण साझेदारों के रूप में देख रहे हैं।